हेलो डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, काइंड्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, हमने ये सब पढ़ा था टॉपिक। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और अजम्पशंस। कंसेप्ट्स आर सच assumptions और कंडीशंस विच आर एक्सेप्टेड बाय एंड ऑब्eyed बाय ऑल। कंसेप्ट्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारे मतलब एक कंडीशन, एक रूल्स की तरह बनाए जाते हैं, जिनको हम सब ने एक्सेप्ट करना होता है उन और उस पर चलना होता है, ठीक है ना। उसको सब मान के चलते हैं, तो वो कंसेप्ट्स जो हैं वो अकाउंटिंग में बनाए जाते हैं। कंसेप्ट इज़ अ थॉट विच रिमेन इन द माइंड ऑफ ए पर्सन व्हेन ही वर्क एंड ही वर्क्स सिस्टमेटिकली बाय फॉलोइंग हिज दिस थाट्स। अब ये जो कंसेप्ट है क्या है, एक थॉट की तरह है, जो मतलब एक रूल्स की तरह है, जो बनाया गया है, जो हमें काम करते हुए हमारे माइंड में ही मतलब एक सेटअप रहता है कि हमने ये इसके अकॉर्डिंग ही करना है, ठीक है ना। तो वर्क जो हमारा है वो सिस्टमेटिकली उसी थॉट के अकॉर्डिंग हम आगे अपना पूरा करते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट प्रोवाइड अ फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। कंसेप्ट्स डिनोट लॉजिकल कंसिडरेशन एंड अ नोशन विच इज़ जनरली एंड वाइडली एक्सेप्टेड। अब जो हमारे कंसेप्ट्स हैं वो एक लॉजिकल मतलब कंसिडरेशन लिए, उसको लॉजिकली भी बनाया गया है, उनको करा गया है, और उसको क्या है एक्सेप्ट भी किया गया है, विच इज़ जनरली एंड वाइडली एक्सेप्टेड। मतलब उसको हर जगह क्या है एक सब ने ही एक्सेप्ट किया है अकाउंटिंग में। तो उन्हीं कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग का जो वर्क है वो आगे किया जाता है, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ मेन कंसेप्ट्स हैं जो ये अकाउंटिंग में है। तो फर्स्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये क्या है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट। इसको हम अकाउंटिंग ईयर कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। एज वी नो द लाइफ ऑफ बिजनेस इज़ इनडेफिनिट एंड दैट इज़ बिजनेस गोज़ ऑन एवरलास्टिंग। अब जैसे हमें पता है, अगर हमने एक बार बिज़नेस शुरू किया है तो हमारा बिज़नेस जो है वो मतलब इनडेफिनिट पीरियड तक के लिए, आगे तक के लिए वो चलेगा, ठीक है ना। बट टू ascertain प्रॉफिट और लॉस वी evaluate द रिज़ल्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ऑन ईयरली बेसिस। पर अगर हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है इसका जानना है, तो हम क्या करेंगे, अपने बिज़नेस के जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसको हम इवैल्यूएट कर लेंगे। और इवैल्यूएट वो करी जाती है ईयरली बेसिस पे, मतलब हर साल उसकी इवैल्यूएशन ट्रांजेक्शन्स की होती है। उससे हमें पता चलता है कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है बिज़नेस का कितना है, हमारा बिज़नेस कहाँ स्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो दिस ईयर कैन बी अ कैलेंडर ईयर, और इस ईयर को मतलब जो पूरा ईयर है जिसमें कि हम अपना लास्ट में जब प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं, तो जो हमारा पूरा ईयर चलता है उसको हम बोलते हैं कैलेंडर ईयर। दैट इज़ 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। और ये ईयर हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर रहता है, ठीक है। इसमें हम 1 जनवरी को अपने अकाउंटिंग मतलब वो हैं वो शुरू करते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स मतलब जो हमारी फ्रेश वो अकाउंट्स हैं वो उसको शुरू करते हैं, और 31 दिसंबर को इसका लास्ट करते हैं। और इसको फाइनेंशियल ईयर भी कहा जाता है, ठीक है जी। नहीं, और इसको हम अकाउंट कैलेंडर ईयर कहेंगे जो हमारा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर बनता है। और जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, ठीक है, ऑफ द नेक्स्ट ईयर। मतलब ये ईयरली बेसिस पे ही पूरा चलता है इसका 31 मार्च तक। तो हमारा इसको फाइनेंशियल ईयर, अब जैसे फाइनेंशियल ईयर जो हमारे टैक्सेस होते हैं उनकी कैलकुलेशंस होती हैं वो मार्च में 31 मार्च तक होती हैं ना। तो इसको हम 31 मार्च में जो हमारा नेक्स्ट ईयर का है उसमें हम कैलकुलेट करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट द वर्क ऑफ अकाउंटिंग इज़ परफॉर्म्ड ऑन ईयरली बेसिस थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग जो हमारी मतलब कैलकुलेशन की जाती है वो ईयरली बेस पे ही की जाती है पूरे वर्ल्ड में, मतलब ये सबके लिए ही सेम है। और दिस पीरियड ऑफ 12 मंथ्स इज टर्म्स एज अकाउंटिंग पीरियड। और इस पीरियड को 12 मंथ्स के पीरियड को हम अकाउंटिंग पीरियड भी कहते हैं, ठीक है। ये सारी कंपनीज़, ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं इसी अकाउंटिंग पीरियड को फॉलो करती हैं, या तो वो कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं या फिर फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती हैं, ठीक है। ये था हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दिस कंसेप्ट इम्प्लाइज दैट अ बिजनेस यूनिट इज सेपरेट फ्रॉम एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। अब ये कंसेप्ट जो है वो हमें क्या बताता है कि बिज़नेस की एंटिटी मतलब कि पहचान क्या है। बिज़नेस यूनिट जो है वो हमारा सेपरेट है मतलब उसके ऑनर से, जो उसका ऑनर है वो बिज़नेस से अलग है, ठीक है ना। मतलब
business unit should have a completely separate set of books, and we have to record the business transaction from firm's point of view and not from the owner's point of view. अब जो हमारी बिज़नेस जो यूनिट है मतलब इसकी एक अलग ही बिज़नेस की बुक्स मतलब सेटअप की जाती हैं, ठीक है ना। जैसे हम बुक कीपिंग अपनी ट्रांजेक्शन्स रखते हैं, हमारे अकाउंट्स बनते हैं, उनकी अलग ही बुक्स को सेट किया जाता है और उसमें हम क्या करते हैं, बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स को बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उसमें रिकॉर्ड की जाती है कि हमारा बिज़नेस कैसा चल रहा है, ना कि हमारा ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ऑनर हमारा कैसा है या ऑनर की जो मर्ज़ी है वो उसमें ट्रांजेक्शन्स मतलब लिख सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ बिज़नेस ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। When we do the accounting, we kept the entity of the business into consideration. अब जब हम अकाउंटिंग अपनी मतलब करते हैं तो हमें क्या है, बिज़नेस की एंटिटी जो है, बिज़नेस की जो पहचान है उसको कंसिडरेशन में मतलब पहले लेना है। द बैलेंस शीट ऑफ द बिज़नेस प्रेजेंट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस एंड नॉट ऑफ द ऑनर। जो बैलेंस शीट है बिज़नेस की, वो बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है कि बिज़नेस कैसा चल रहा है, ना कि ऑनर के बारे में कि ऑनर कैसा चल रहा है, ठीक है। तो समझ आया आपका, बिज़नेस जो है वो ऑनर की पहचान से, बिज़नेस की पहचान जो है वो बिल्कुल अलग है। तो बिज़नेस जो है वो क्या है, ऑनर से बिल्कुल अलग है। तो ऑनर जो है उसके बेसिस पे कोई मतलब ट्रांजेक्शन्स कोई कुछ नहीं करा जाता, सिर्फ बिज़नेस को देख के किया जाता है कि बिज़नेस की पोजीशन जो है वो कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है इसमें गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है? As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for an indefinite period in future. अब ये हम एक assume मान के चलते हैं, जब हम बिज़नेस को शुरू करते हैं तो हम ये तो नहीं सोच के चलते ना कि हमारा बिज़नेस सिर्फ महीना चलेगा, 2 महीने चलेगा और बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं हम सोचते। हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो एज्यूम करते हैं कि वो कंटिन्यू रहेगा इंडेफिनिट पीरियड के लिए फ्यूचर में, ठीक है। तो ये इसको कहा जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। दैट इज़ वाई वी परचेज द फिक्स एसेट सच एज लैंड बिल्डिंग। अब हम बिज़नेस को शुरू करने के लिए जब हम शुरू करते हैं तो उसमें हम लैंड, बिल्डिंग, प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो हैं हम खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? कि इसलिए कि हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा बिज़नेस जो है वो आगे चलेगा। एंड शो दैम इन द बैलेंस शीट एट देयर कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन एंड नॉट एट देयर मार्केट प्राइस। और उसको हम बैलेंस शीट में मतलब उसकी जो डेप्रिसिएशन है उसको निकाल के उसको हम शो करते हैं, ठीक है ना। मतलब बिज़नेस जैसे हमारी बिल्डिंग है, लैंड है, कितनी हमने कितने की ख़रीदी और उस पर कितनी डेप्रिसिएशन लगी, उसको लेस करके उसको हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। मतलब उसकी मार्केट प्राइस पे हम नहीं करते हैं, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट दैट आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट विद द बिजनेस फर्म, गिव लोन्स, परचेज शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ द कंपनीज। अब ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की वजह से ही जो है आउटसाइडर पार्टीज़ जो होती हैं, ठीक है ना, वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करती हैं बिज़नेस के साथ, कि मतलब ये सोच के करती हैं ना कि बिज़नेस जो है इनका आगे तक चलेगा, ठीक है। तो उसमें उनको क्या करते हैं, लोन्स भी देते हैं, परचेज शेयर्स भी उनके परचेज़ करते हैं, डिबेंचर्स भी कंपनीज़ के। तो ये जो है उनके साथ तभी काफ़ी पार्टीज़ जो हैं वो तभी जुड़ती हैं जब मतलब इसी एक उसके साथ विश्वास के साथ कि जो बिज़नेस है वो आगे तक चलेगा। It is also because of this concept that the assets are classified as current asset and fixed assets, and the liabilities are classified as short term and long term liabilities. तो आपको समझ आया ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, वही बिज़नेस ट्रांजेक्शन जो हैं बिज़नेस की बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में वही रिकॉर्ड करी जाती हैं जिनको हम मनी की फॉर्म में मेज़र करते हैं, ठीक है, जो हमारे पास मनी में ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन मनी टर्म मेक देम मीनिंगफुल। अब जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो तभी मीनिंगफुल होती हैं मतलब जब हम उनको मनी टर्म में रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल, इफ़ वी सेड दैट एन इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस इज स्टार्टेड विद 25 television, 10 fridges and 10 washing machines, 20 2-in-1s। मतलब हाँ कि ये एग्जाम्पल है हमारे पास कि अगर हम कहें कि हमने बिज़नेस शुरू किया है इन सब चीज़ों के साथ, ठीक है। तो हमारा 20 ट्रांजिस्टर्स, 5 वैक्यूम क्लीनर्स एक्सेट्रा, देन इट विल बी मीनिंगलेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो हमें ये क्या कहना है, मीनिंगलेस होगा कि हमारे लिए इसका कोई मीनिंग मतलब नहीं होगा कि हम ये कहें कि हमने इन चीज़ों से क्या है अपना बिज़नेस
शुरू किया है, ठीक है, अकाउंटिंग मतलब टर्म में, बिकॉज इट डज़ नॉट टेल द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ द बिजनेस, क्योंकि ये हमें क्या है इन मतलब इनकी क्वांटिटी बता रहा है, पर हमें इसकी क्या है एक बिज़नेस का हमें अमाउंट कैपिटल नहीं पता चल रहा कि हमारा जो है इन पे कितना खर्चा कैपिटल लगा है. ऑन द contrary to it, if said that an electronic business started with rupees 3 लाख it will be meaningful. अगर हम इसमें ये कहें कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस है वो स्टार्ट किया गया है 3 लाख रुपीज़ से, ठीक है ना, तो ये क्या है मनी फॉर्म में है ना, तो हमें इसमें पता चल रहा है कि हमारा कितना पैसा लगा है, तो ये क्या है मीनिंगफुल है, ठीक है. इन सब चीज़ों से हमें क्या है हमें अपनी बिज़नेस की जो है अकाउंटिंग हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास जब तक मनी टर्म मतलब मनी फॉर्म में हमारे को नहीं पता चलेगा कि हमारा कितना कैपिटल लगा है, हमारा कितना मतलब सारा उसमें वो हुआ है बिज़नेस में, तो हमें क्या है वो हमारे लिए मीनिंगलेस है. तो आपको ये समझ आया, ये हमारे 4 कॉन्सेप्ट्स. अब हमारे पास है इसमें बेसिक अकाउंटिंग principles of revenue recognition or realization. This is an important principle to measure that the income of the business. अब ये जो है एक important principle है of revenue recognition और realization, ठीक है, जिसे हम अपनी business की income जो है वो measure कर सकते हैं. According to this principle, revenue is recognized as earned when it is received. अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा रेवेन्यू जो है हम तभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, मतलब उसको हम एज अर्नड व्हेन इट इज़ रिसीव्ड, मतलब उसको हम तभी अर्न कर सकते हैं जब वो हमारे पास आ जाता है, रिसीव हो जाता है हमारे पास. हेयर रेवेन्यू रिसीव डज नॉट मीन कैश रिसीव्ड. इसमें रेवेन्यू रिसीव का मतलब कैश रिसीव नहीं है, बट इट मीन्स रेवेन्यू एक्रूड, मतलब कि हमारा पैसा जो है वो आएगा, ठीक है ना. इतना हमें मतलब ये है कि हमने जो भी ट्रांजेक्शन्स करी हैं उसकी मनी हमें मिलेगी. दिस प्रिंसिपल डिटरमाइन द टाइम ऑफ रेवेन्यू अर्न एंड द पीरियड टू विच द रेवेन्यू इज़ रिलेटेड. टाइम ऑफ रेवेन्यू इज़ डिटरमाइन ऑन द फॉलोइंग बेसिस. अब ये जो हमारा टाइम है रेवेन्यू मतलब हमारा कितना है, तो ये फॉलोइंग बेस इस पे है, टर्म्स पे है. सेल्स बेसिस. ऑन सेल्स बेसिस रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स टू द परचेजर. मतलब सेल बेसिस पे क्या है कि हमारा रेवेन्यू तभी पता चलता है कि जब हमने ट्रांसफ़र कर दिए गुड्स को किसके पास, परचेजर के पास, ठीक है, मतलब उसको हमने सेल कर दिया. व्हेन ही बिकम लीगली लायबल टू मेक पेमेंट, जब वो पेमेंट देने के लिए लायबल होगा, मतलब दे सकता है. एग्जाम्पल, अ फर्म रिसीव्ड एन ऑर्डर टू सेंड गुड्स वर्थ ₹5,000 ऑन 1 मार्च. अब एक फर्म को क्या है एक ऑर्डर मिला है कि वो गुड्स भेजे 5,000 के 1 मार्च को. द फर्म सेंड द गुड्स ऑन 15 मार्च. द फर्म ने जो है अपने गुड्स जो है वो 15 मार्च को सेंड किए हैं. द रेवेन्यू अर्न विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 15 मार्च. तो मतलब जब उसके पास गुड्स गए तभी हमें मतलब ये श्योरिटी होगी कि हमारा जो रेवेन्यू है वो हमें मिलेगा, मतलब तभी वो रिकॉग्नाइज होगा. बिकॉज द ओनरशिप ऑफ गुड वॉज ट्रांसफर्ड ऑन द डे, तो द परचेज मेक द पेमेंट ऑन 5 अप्रैल, ठीक है. तो हमें 15 अप्रैल के हमारे मार्च में हमारे उसके जो हैं गुड्स हमारे से चले गए हैं, तो ऑनर जो है जो गुड्स का अब ऑनर बन गया है, ठीक है ना, तो वो क्या है 5 अप्रैल तक जो है वो पेमेंट कर सकता है. देन सेकेंड इज़ कैश बेसिस. ऑन द बेसिस द रेवेन्यू इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अर्नड ओनली एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ कैश. मतलब इसमें क्या है कैश बेसिस में क्या है, जब रेवेन्यू तभी हमें पता चलेगा जब हम रिसिप्ट जो है कैश में मतलब जो है हमें कैश मिल जाएगा, ठीक है, हमें अपना पैसा मिल जाएगा. दिस मेथड इज़ यूजफुल टू अडॉप्ट ओनली व्हेन द रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इज़ डाउटफुल. अब ये मेथड जो है तभी होता है, मतलब हम तभी वो करते हैं ना, देखो किसी को उधार तभी देते हैं जब हमें लगता है कि हाँ वो पैसा हमें मिल जाएगा. पर कैश पेमेंट मतलब जो होती हैं वो तभी होती हैं अगर हमें लगता है कि मतलब जो है वो पैसा हमें नहीं मिलने वाला है, तो हम तभी क्या करते हैं कैश पेमेंट ले लेते हैं, ठीक है. देन थर्ड इज़ प्रोडक्शन बेसिस. ऑन द बेसिस रेवेन्यू अर्नड इज़ रिकॉग्नाइज्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. अब इसके बेसिस पे क्या हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू हमारा तभी रिकॉग्नाइज्ड होगा जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स जो है हमारे क्या है होंगे, जब प्रोडक्शन हम करेंगे गुड्स की. जनरली इन कंस्ट्रक्शन बिजनेस रेवेन्यू रिकॉग्नाइज प्रपोर्शनेटली विद द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क. अब जैसे हम कहें कंस्ट्रक्शन में अपने, तो हमारा रेवेन्यू तभी होगा जब हम मिलेगा तब जब हम अपने क्या है काम को पूरा कर देंगे, ठीक है ना. तो
अब इसमें है सेकंड प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंस इज़ द कॉस्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज यूज टू अर्न ए रेवेन्यू। अब एक्सपेंस क्या है? खर्चा, ठीक है ना। तो एक्सपेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यूज टू अर्न रेवेन्यू। जो हमारी कॉस्ट लगी है गुड्स और सर्विसेज पे, जब हमने क्या है, हमें रेवेन्यू हमें अर्न हुआ है, मिला है, ठीक है। तो अब इसके भी हमें क्या है, इन फॉलोइंग आइटम्स एक्सपेंसेस इंक्लूड द फॉलोइंग आइटम्स। कौन कौन से हैं इसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, गुड्स सोल्ड जो हमारे हुए हैं उसकी क्या कॉस्ट है? कैरियज, कमीशन, सैलरीज एंड अदर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, हमारी जितनी भी रही हैं कमीशन सैलरीज, ठीक है ना, वो भी हमारी क्या है? खर्चा है। एक्सपेंसेस हैं डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू देयर यूज़। अब हमारी जो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है जब हम उसको यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन, ठीक है। जैसे कि हमारी बिल्डिंग हो गई, फिक्स्ड एसेट्स, हमारी लैंड बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, तो ये हमारे मतलब जब हमारी उसमें क्या है, उसको यूज़ होती रहती है तो उसकी वैल्यू भी हमारी कम होती रहती है, तो उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स इसके ये हैं, आइटम्स हैं जो कि जिसमें कि एक्सपेंसेस होता है। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग रेवेन्यू विद एक्सपेंसेस। एवरी बिजनेस इज एस्टेब्लिश विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रॉफिट अर्निंग। हर बिज़नेस जो है वो एस्टेब्लिश इसलिए करा जाता है, खुला इसलिए जाता है कि वो उसको पैसा कमा सके। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल प्रॉफिट फॉर अ पीरियड इज असर्टेन बाय मैचिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ऑफ दैट पीरियड। अब इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है? प्रॉफिट फॉर अ पीरियड इज असर्टेन। एक प्रॉफिट तभी पता चलेगा बाय मैचिंग द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, जब हम उसके रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को नापेंगे, मतलब हम देखेंगे, ठीक है ना। तो मतलब पूरे पीरियड का, मतलब मान लो कि पूरे ईयर का हमें जब रेवेन्यू एक्सपेंसेस पता होगा तभी हम उसमें ये निकाल पाएंगे कि हमारा जो है बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। प्रॉफिट इज़ डिटरमाइंड बाय डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू फ्रॉम द रेवेन्यू अर्न। अब प्रॉफिट जो है वो डिटरमाइन तभी होता है जब हम एक्सपेंसेस इनकर्ड जो हमारे होते हैं उसको हम रेवेन्यू अर्न में से क्या कर देते हैं? डिडक्ट कर देते हैं, लेस कर देते हैं। Now fourth is principle of full disclosure. It is a convention. This principle requires that all the information must be impartially and honestly disclosed in the books of account and in the financial statement. अब ये देखो क्या है, फुल डिस्क्लोज़र मीन्स कि हमारे जो है एक प्रिंसिपल बनाया गया है कि जितनी भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्या होनी चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग की वो हमारी इम्पार्शली एंड ऑनेस्टली जो है बुक्स में, अकाउंट्स ऑफ बुक्स में क्या है, डिस्क्लोज़ होनी चाहिए। मतलब सारे कुछ जो है वहाँ पे लिखा जाना चाहिए, ठीक है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जितनी भी हैं, सो दैट ऑल द पार्टीज हैविंग इंटरेस्ट इन द बिजनेस सच एज ओनर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एजेंसीज एक्सेट्रा मस्ट गेट फुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस अकाउंट। तो इसलिए क्यों करी जानी चाहिए? ताकि हमारे जो इसके साथ जुड़े हुए हैं बिज़नेस के साथ, ऑनर्स, बैंकर्स, तो वो क्या है, उनको पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे बिज़नेस की, हमारे अकाउंट्स की क्या है, पता चल सके, ठीक है। तो ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑल्सो नोन एज ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिसको हम डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है ना। मतलब क्योंकि हमारी जितनी भी एंट्रीज होती हैं उनका डबल क्या है, इफेक्ट पड़ता है, तो इसको एक ड्यूअलिटी प्रिंसिपल भी कहा गया है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट इट इज़ टू अकाउंट। मतलब हर ट्रांजेक्शन का टू अकाउंट्स में इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है, ठीक है। इफ़ in a transaction one account is debited then another account will be credited with the same amount. अगर एक जगह पे अगर हमारा जो ट्रांजेक्शन है एक अमाउंट जो है वो डेबिट हो रही है, तो जो दूसरी जगह है उसका अकाउंट वो कहाँ क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा विथ सेम अमाउंट सेम रहेगा। एक जगह उसकी एंट्री क्या है, डेबिट होगी, और एक जगह उसकी एंट्री क्रेडिट होगी। तो इसलिए इसको कहा गया है ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, और एक ये प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर। ओके।